सेनेट नामुकम्मल, कौमी असम्बली नामुकम्मल, मसवदा लापता, अपोजिशन ज़ेर ताब, अरकान आपदीदा और रुपोश गिरफ्तार, जुल्म और जबर का शिकार। चादर और चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली के बाद अब किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की बीवी और किसी की बहन को रात के अंधेरे में उठा लिया जाता है। ये पाकिस्तान हरगिज़ नहीं, ये लुटिस्तान और बदनसीब अफ़गानिस्तान, अलिफ गैन अफ़गानिस्तान बन चुका है। यहाँ जमहूरियत नहीं, बदमाश और गुंडा राज है। आइन बेतौकीर और महज रद्दी का टुकड़ा बन चुका है। फॉर्म 47 के नाजायज़ लुटेरों के ज़रिए गारतगर अवाम मुखालिफ तरामीम होने जा रही है। मुल्क को अपने मज़मूम मकासद के हसूल के लिए 60 की दिहाई में धकेला जा रहा है। लुटते पाकिस्तान को इन गिद्धों और सूरों से बचाना किसी एक शख्स का काम नहीं, हर महब वतन शहरी का फरीज़ा है। आपका पुरअमन एहतजाज और मज़ाहमत ही पाकिस्तान को इन शर अंगेज़ों और बर्बादी से बचा सकता है। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट अतीकुर रहमान सिद्दीकी। आज 18 अक्टूबर जुम्मा का दिन है और गो के मैंने आज जो वीलॉग करना था वो शंघाई कोऑपरेशन के हवाले से करना था, लेकिन पाकिस्तानी हालात, करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स, लीगल अफेयर्स इतनी तेज़ी से घंटों में तब्दील हो रहे हैं तो मजबूर हो के मैं दोबारा इसी इशू पे, जो करंट इशू चल रहा है कि जो शैतानी तरामीम, शैतानी लोग नाजायज़ हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार अपने आकाओं के ईमा पर लाने की कोशिश, तकरीबन मैं समझता हूँ कि मैं 8 फरवरी के बाद से हमेशा वीलॉग में कहता हुआ आया हूँ कि इनके मज़मूम मकासद क्या हैं और ये काजी फ़ाइज़ ईसा को किसी तरह से मुसल्लत अवाम पे करना चाहते हैं। उस हवाले से ही मामला चल रहे थे, लेकिन अब ये पीक टाइम आ चुका है क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा ने 24 अक्टूबर के बाद रिटायर हो जाना है और ये चंद दिन रह गए हैं और ये टग ऑफ वार बिटवीन गुड और बैड ये चल रहा है। इसी हवाले से मेरा वीलॉग होगा। एक अच्छी खबर यह है, लेकिन इस खबर से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। करंट अफेयर जैसा कि आपको मालूम है, पल पर चीज़ें खबर तब्दील हो रही हैं और मरकज़ जो है वो मौलाना फजल रहमान का घर बन चुका है और तकरीबन 2 रोज़ से कभी पीटीआई, कभी नून लीग, कभी पीपल्स पार्टी और ये चक्करों पे चक्कर लग रहे हैं। रात को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, फिर सुबह मौजूद थी और इस वक्त भी जो है बिलावल जरदारी भी गया, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की का वफद भी मिला। लेकिन खुशान ये बात है कि मौलाना फजल रहमान ने चंद बुनियादी उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और सबसे बड़ा जो है, जो मैं पहले भी कर चुका अपने वीलॉग में, वो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का क़याम और प्रोविंशियल कोर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का क़याम, जो कि आर्टिकल 175A में तब्दीली करनी थी। उसमें AA, AB, AC, AD, AE और AF लाना था। इसी तरह प्रोविंशियल चारों सूबों में फेडरल प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने का प्लान था। वो आर्टिकल 199 को डिलीट करके आर्टिकल 191A और ABACADEAF ला के तब्दील करना था। इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ क्योंकि जहाँ जहाँ से फीड में बैक मिला है, चाहे वो पंजाब प्रोविंशियल बार काउंसिल्स की तरफ से है या पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से है या इंडिपेंडेंट जूरिस्ट की तरफ से है या पॉलिटिकल पार्टीज़ है, वो इस बात पे मुत्तफिक है कि ये कोई रीजनिंग नहीं है, इसके पीछे कोई रैशनल नहीं है। मैक्सिमम आप ऐसा कर सकते हैं कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ फेडरल अपीलेट बेंच है, इसी तरह से आप जो है सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का क़याम कर दें। और उसमें भी बड़ी साहिब राय यही दी गई और मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू था। मैंने भी PTI जहाँ जो गौहर वगैरह मिले हैं तो मैंने भी यही कहा कि जनाब जो सीनियर तरीन 5 अगर इनको इतनी जल्दी है या ज़रूरी है, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत कोई रीज़न नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तो 5 सीनियर तरीन जजेस के पर आप एक अपीलेट बेंच सुप्रीम कोर्ट में ही बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक ही रहे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक ही रहे, अदरवाइज़ आइन का उलिया जब बिगड़ेगा तो पाकिस्तान की जमहूरियत को शदीद ख़तरा है। और जब जमहूरियत नहीं होगी, यकीन जानिए कि जिस तरह के बांग्लादेश के हालात क्रिएट किए जा रहे हैं, हम उसी तरफ फिर बढ़ेंगे। तो बहरहाल
इस पे मेरा ख्याल कंसेंसस हो गया है और ये जो अमेंडमेंट है ये नहीं आ रही क्योंकि कोई भी एग्री करने के लिए तैयार नहीं है। और मेरा ख्याल है कि नून लीग भी पीछे हटी है और बिलावल भी पीछे हट गया है। अलबत्ता मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से पूरा जोर लगाया जा रहा है, लेकिन मौलाना फजल रहमान अभी तक नहीं माने। बल्कि अभी एक और लेटेस्ट खबर ये आई है कि जिस तरह कल बैरिस्टर गौहर साहब ने, जो कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने कहा था कि जो भी फाइनल अप्रूवल होगी वो खान साहब से मुलाकात के बाद खान साहब ही देंगे। और फिर आज मौलाना फजल रहमान साहब ने भी उसकी तायद की है कि जो भी हम अमेंडमेंट्स देंगे और जिस पे कंसेंसस होगा वो फिर इमरान खान के सब्जेक्ट टू अप्रूवल होगा, तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बहरहाल ये एक अच्छी खबर है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो कि पार्लिमानी कमेटी जजेस की अपॉइंटमेंट का है, वो भी ठीक है। वो मैं तो एक अलग कॉन्सेप्ट रखता हूँ कि इस पूरे जुडिशल सिस्टम, चाहे वो पार्लिमानी कमेटी हो, जजेस जुडिशरी पे, या फिर जुडिशल कमीशन हो, ये नहीं होना चाहिए। इनको नाम जो भी दे दें, नेशनल जुडिशल कमीशन दे दें, पार्लिमानी जुडिशल कमीशन दे दें या जुडिशल कमीशन दे दें, इनके पास इख्तियार बिल्कुल हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट्स का नहीं होना चाहिए, मेरिट पे होना चाहिए। और मेरिट क्या है वो इंशाल्लाह इस पर किसी व्लॉग करूंगा, उस पर आर्टिकल भी मेरा पूरा लिखने का प्लान है, जिसमें फिर मैं फेडरल जुडिशल कमीशन में भी, तमाम बार काउंसिल्स में, पाकिस्तान बार काउंसिल्स में, लॉ मिनिस्ट्री में ये आर्टिकल ज़रूर भेजूंगा। उसमें 10 पॉइंट्स हैं और 10x10 करके 100 पॉइंट्स पे आप ऑटोमेशन के ज़रिए लाइक और जेन्युइन प्रोफेशनल लॉयर्स को, जिनका माजी भी बिल्कुल बेदाग हो, इमेकुलेट हो, प्रोफेशनल लॉयर भी हो और दे कैन बी अपॉइंटेड एज जज, उनमें जज की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो पूरा सिस्टम मैकेनिज्म है। वो फिर इंशाल्लाह किसी व्लॉग में मैं ज़रूर व्लॉग भी करूँगा, आर्टिकल लिख के व्लॉग करूँगा। तो ये चाहे पार्लिमानी कमेटी के ज़रिए करें या जुडिशल कमीशन या पिंग पोंग होता रहेगा, कभी भी निज़ाम इंसाफ ठीक नहीं हो सकता जब तक आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को वाकई इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे और फिर मेरिट पे जजेस को नहीं लाया जाएगा। और फिर अल जिहाद ट्रस्ट के हवाले से मैं ज़रूर बताऊंगा कि अब बताया जा रहा है, इस पर कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है कि फजलुर रहमान साहब इससे हट गए हैं कि सीनियर तरीन जज के बजाय 3 जजों, सीनियर तरीन जजेस में से उन्हें अपॉइंट किया जाएगा चीफ जस्टिस। उस पर ये एग्री कर रहे हैं। मैं समझता हूँ अल जिहाद ट्रस्ट बेटर, अभी तक के हालात में बेटर है, और जो सीनियर तरीन जज है वही चीफ जस्टिस को अपॉइंट होना चाहिए। अगर इसको किया जाता है तो ये मौजूदा हालात के मुताबिक इनको फ़ायदा होगा, इस बातिल हुकूमत को, इस फस्ताई हुकूमत को। इसके ज़रिए फिर वो जस्टिस या अफरीदी साहब को ला सकते हैं, जो कि काफ़ी अरसे से इसकी सुनवाई भी हो रही है। बहरहाल ये चंद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ साथ फिर रिजेंटमेंट बल्कि यूनाइटेड नेशन और बाहर से भी आई है। यूनाइटेड नेशन ने एक प्रेस रिलीज़ इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में जारी की है, जिसमें बताया गया है कि ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की वायलेशन हो रही है, और जो इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स हैं या ट्रीटीज़ हैं, कन्वेंशंस हैं, इसकी भी वायलेशन हो रही है। और स्पेशली जो यूनाइटेड नेशन का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसकी भी वायलेशन है। और प्रेस रिलीज में जो क्रक्स है उसका वो पैराग्राफ में पढ़ देता हूँ। इन कंक्लूजन, आई स्ट्रांगली अर्ज केयरफुल रिव्यू ऑफ द प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स, since as they stand they may pose a real risk of violation of harm to judicial independence and to individual rights to fair and public harming by hearing by competent authority, independent and impartial tribunal as guaranteed by Article 14 of the ICCPR. Considering reports that there may be other draft bills with similar proposal for amendments being prepared, I take this opportunity to highlight that the analysis in my letter may be useful tools to also determine their computability with the international human rights standard binding on Pakistan. I stand ready to engage in dialogue with Your Excellency, the government, on this very important matter and to provide any technical advice it may require in ensuring the proposal is fully compliant with the international human rights obligation. इसके साथ
कुछ लोगों ने ओपिनियन दी है, वो मैं पढ़ना चाहूँगा। इस जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ रही है, गो के अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये पार्लियामेंट इस वक्त जो है वो ज़्यादातर कंपोजिशन है फॉर्म 47 के लोगों के, चाहे वो सेनेटर भी इनके ज़रिए ही आए हैं फॉर्म 47 की पैदावार की वजह से। तो इस वक्त जो कंपोजिशन नेशनल असम्बली और सेनेट ज़्यादातर उन मेजॉरिटी पे लोगों पे है जो कि इलेजिटिमेट ओहदा संभाल के बैठे हुए हैं। अगर मेरिट पे देखा जाए तो 180 सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, तो टोटल कंपोजिशन चेंज हो जाता ना। यहाँ पर ये शहबाज शरीफ इस वक्त लेजिटिमेट है, ना हुकूमत है, ना पार्लियामेंट है, ना नेशनल असम्बली है, ना सेनेट है। तो ऐसे हालात में आपको मालूम है कि जो लाने की कोशिश कर रहे हैं अमेंडमेंट्स, वो कहाँ से लाने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी तक इस पर डिबेट नहीं हुई। उस हवाले से दो ओपिनियन जूरिस्ट की है। एक वकील साहब ने भेजा है वो अपने कमेंट्स में कि पाकिस्तान बहैसियत रियासत शहरी और सियासी हकूक़ के बैनुल-अक़वामी मुआहदे ICCPR पर दस्तखत कुनिंदा है, जो इस बात की ज़मानत देता है कि हर शहरी को बिला इम्तियाज़ और गैर माकूल पाबंदियों के अवामी मामलात अवामी आइनी तरमीम में बराह रास्त या आज़ादाना तौर पर हिस्सा लेने का हक और मौका हासिल है। मुंतखब नुमाइंदे मज़ीद ये कि ICCPR का आर्टिकल 25A अफराद के अवामी मामलात में अपने नुमाइंदों के ज़रिए नहीं बल्कि बराह रास्त शिरकत करने के हकूक़ की तौसीक करता है। मज़कूरा बाला बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारी ICCPR के अलावा कौमी असम्बली के अपने कवानीन के मुताबिक, जो कि रूल ऑफ बिजनेस होते हैं, के मुताबिक मजवज़ा कानून साजी सरकारी गज़ट में शाया करने की ज़रूरत होती है, जिसमें तरमीम पर अवामी राय के लिए कम अज़ कम 8 हफ्तों का वक्त होता है। और इसकी रीज़न यही है कि अगर आप कानून तो आइन तो दूर की बात है, कानून भी लाना हो तो आपको इसको डेसिमेट करें पब्लिक में और बार काउंसिल्स में, तमाम स्टेक होल्डर, जूरीज, एक्सपर्ट्स के पास, ताकि वो आपको ओपिनियन दे सकें, वो अपनी राय दे सकें, वो अपना ड्राफ्ट दे सकें, ताकि अगर कोई आप बोनाफाइडली कोई आइन की अमेंडमेंट या कानून में चेंज लाना चाहते हैं या कानून लाना चाहते हैं तो अवामी मफाद के मुताबिक ला सके। लेकिन अभी तक कोई ड्राफ्ट जो को फाइनल ड्राफ्ट है, हर शख्स अपनी बोली बोल रहा है कि ये ड्राफ्ट है, वो ड्राफ्ट है, ये मार्केट में आ गई है, लेकिन कौन सा ड्राफ्ट है जिस पे बहस होनी है, बल्कि बहस क्या होनी है, आके रातों रात ठप्पे लगाने हैं, वो अभी तक सामने नहीं आई। ये भी वायलेशन है और इसके अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं बात। तो बुनियादी सवाल जो किसी भी होशियार जहन में आता है, हुकूमत मसवदा को आम करने और लोगों की राय तलब करने से क्यों गुरेजा है। सबको मालूम है गुरेजा क्यों है। इसके अलावा एक मेरे भाई ने और ओपिनियन दी है, वो बड़ी एब्रप्ट है और मैं समझता हूँ उसको भी पढ़ना ज़रूरी है मौके की मुनासबत से। सियासी तौर पर देखा जाए तो ये तरामीम किसी और जगह लिबार्टी में तैयार की गई है। इसका मकसद सुप्रीम कोर्ट को एग्जेक्टिव और मुकन्ना के मातहत करना है। कानूनी तौर पर यह मजवज़ा तरामीम जमहूरियत की रूह की तर्जमानी नहीं करती। हुकूमत इसके असरात जानती है। अवामी राय ख़ास तौर पर वकला बरादरी इन तरामीम के ख़िलाफ़ बज़ामत करेगी। कोई भी तरामीम पार्लियामेंट के सामने बहस के लिए पेश की जानी चाहिए। अगर अदलिया ज़िंदा है तो हम भी ज़िंदा हैं, अगर अदलिया मुर्दा है तो हम भी मुर्दा है। ये विंस्टन चर्चिल के इम्पोर्टेंट और तारीख़ी अल्फाज हैं, हमेशा याद रखना चाहिए। बहरहाल बीइंग पाकिस्तानी हमें स्ट्रगल करते रहना है, और जिस तरह हामिद खान साहब ने भी कहा है और सलमान अकरम राजा ने भी कहा है कि हमारा काम है कोशिश करना, हम कोशिश करेंगे। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले भी, और खुदा न खास्ता ये शैतानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो जाता है तो इसके बहुत से सीरियस बैड रिपरकशंस पाकिस्तानी सियासत में, पाकिस्तान की रियासत में, पाकिस्तान की हुकूमत में, पाकिस्तानी अवाम पर, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी पे, पाकिस्तान की पीस पर यकीनी तौर पे पड़ेंगे। और वही बताया जो मैंने अपने प्रीएम्बल में कि बांग्लादेश के हालात क्रिएट किए जा रहे हैं, हो नहीं रहे, किए जा रहे हैं। और मैं हमेशा से बता रहा हूँ कि रिजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी ये जो है इंडिजिनस नहीं है, ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये इनऑर्गेनिक है, ये इंडिजिनस नहीं है। इसके ताने बाने इंटरनेशनल मिलते हैं और इसके बहुत से मज़मूम मकासद हो सकते हैं। उसमें से एक मकसद यही है कि खित्ते की जो जियो पोलिटिकल स्ट्रेटजी है वो चेंज करना, और जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है वो काउंटर करे चाइना को इन लाइजान, इन कॉपरेशन, इन कोलिजन विद इंडिया।
और जो SCO में ये इंडिया आया था वो उसी की कड़ी है। इंडिया को तस्लीम किया जा रहा है, इंडिया की हेजमनी को तस्लीम किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इंडिया पोज कर रहा है कि मैं मान नहीं रहा। क्रिकेट के मैच के हवाले से बताया गया था, उसने इनकार कर दिया, और यहाँ पर भी उसने कोई अच्छे जेस्चर नहीं दिए। टेररिज्म के हवाले से पाकिस्तान को मोर्द इस्लाम ठहराया। इसके अलावा पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से कंडेम किया, पीस के हवाले से किया, मायशी हालत के हवाले से किया। तो बहरहाल इम्प्लाइडली तौर पे आपने ना सिर्फ अमेरिका को अपना आका तो बना ही लिया, सऊदी अरब को भी बना लिया, अब इंडिया को बनाने की तैयारी हो रही है और उसे दुश्मन बनाने की कोशिश की जा रही है। जो आपके दुश्मन नहीं है, वो सदियों से आपके भाई हैं, जो कि मैं बताता हूँ अफ़गानिस्तान। हमें अफ़गानिस्तान से हमेशा कॉर्डियल रिलेशन रखना है। वो हमारे भाई हैं, वो मुस्लिम बरादरी है, हमारा बहुत सा चीज़ें कॉमन है, हमारा कल्चर, हमारी ज़बान, हमारा रहना सहना, हमारे हालात वाक़यात, सकाफ़त उनसे मिलती जुलती है। हमारा वो दुश्मन नहीं हो सकता, ना हम उनके दुश्मन होंगे। पाकिस्तानी अवाम हरगिज़ उनकी दुश्मन नहीं होगी, ना वो हमारे दुश्मन हैं, वो हमारे भाई हैं और हमारे भाई रहेंगे। जो ये पोस्ट किया जा रहा है, ये फाशिस्ट रजीम के नुमाइंदे जो कर रहे हैं, बिल्कुल पाकिस्तान और पाकिस्तानी के साथ और ख़ासकर पख्तूनों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। इंशाल्लाह बीइंग पाकिस्तानी हम अपने पख्तून भाइयों के साथ, बलोच भाइयों के साथ, सिंधी भाइयों के साथ, पंजाबी भाई सब के साथ खड़े हैं, और इंशाल्लाह जो पाकिस्तान की बात करेगा हम उनके साथ खड़े होंगे। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।